और ये आज सबसे लंबा टनल जो है पर्वतीय टनल, माउंटेन टनल बोलते हैं, उसका आज ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और माननीय मंत्री के आदेश हो तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। चलिए आगे। सर, सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से सर 2 सायरन बजेंगे। पहला सायरन कॉशन सायरन होगा 40 सेकंड का, उसके बाद करीब 1 मिनट का गैप होगा, उसके बाद फिर एक 20 सेकंड का रेडीनेस सायरन बजेगा, फिर उसकी ब्लास्टिंग की जाएगी सर। तो आपका आदेश हो तो मैं चालू करूं सर? चालू कीजिए ना। ये क्या भाषा है, ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट सायरन बजाइए। अंजुम जी, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, ये आदेश वाली भाषा यूज नहीं करनी अपने को। एक मिनट के बाद अगला सायरन बजेगा। सायरन की आवाज अंदर टनल के अंदर है ना, जहाँ पे लोग बैठे हैं वहां पे टनल के अंदर। ताकि अंदर से सब लोग दूर हो जाते हैं। ब्लास्टिंग के लिए तैयार हैं। काउंटडाउन चालू करता हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 8। सब टाइम के अंदर से वो मोबाइल में भारत माता की जय, भारत माता की जय। डस्ट अब सेटल होगी सारी। वाह वाह। धीरे धीरे डस्ट सारी सेटल होगी। सेटल होने के बाद में ब्रेक थ्रू दिखेगा, टनल के आर पार दिखेगा। सर ये 10 सेटल होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेगा सर। हाँ। तब हम अंदर जाएंगे दिखाने के लिए सर। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम तब तक टीम को यहाँ पे ब्रीफ करते हैं और आपका वीडियो तब तक ऑफ रखते हैं जब तक डस्ट सेटल हो जाए। राइट, ठीक है, जब वहाँ से वीडियो ऑफ कर लो। और आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं
माउंटेन टनल्स और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशंस हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेज्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है, इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहाँ पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायाडक्ट, 40 मीटर का। और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिजाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है, उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा, मतलब 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है, उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। अब इसमें, इससे पहले वाले में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं हम, जो इसके मोल्ड होते हैं, इसको पूरे को बनाने वाला मोल्ड, इसको बनाने के लिए जितने मोल्ड बनते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन जैसा होता है, एक हाइड्रोलिक मोल्ड कहते हैं उसको, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन होती है। मोल्ड शुरू में इंपोर्ट किए और उसके बाद में भारत के ही फैक्ट्रीज में भारत के इंजीनियर्स ने उन मोल्ड का डिज़ाइन भी पूरा का पूरा भारत में किया, और उनमें से जो मोल्ड बनाने वाले आज भारत में,
उनमें से कुछ लोगों ने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। मतलब सोचो, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको मास्टर करके स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, ये इस प्रोजेक्ट का बड़ा अचीवमेंट है। पीएम साहब ने जब इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको मार्गदर्शन दिया, तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता है। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते, तो आपको ट्रैफिक कई कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता, और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। अब इसमें जब वायरडक्ट बन जाता है तो साथ में जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे, वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायरडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची लिफ्ट है, इतनी पावरफुल लिफ्ट है कि वो दो क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान, यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए, जे स्लैब ट्रैक जब बिछाना है हमें, आप देखें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें जे स्लैब यूज किया है। जे स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इस इतना सेक्शन करीब जे स्लैब का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है, और ये जितना जे स्लैब बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बन के साइट पे लाते हैं, और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, और ये सारी मशीनें भारत में बनी है, ये सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई, भारत में बनी। 40 मीटर से ज्यादा स्पैन जब हो जाता है तब उसमें स्टील का ब्रिज यूज करते हैं। वेट कम होता है स्टील के ब्रिज का, और स्पैन ज़्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 40 मीटर से ज़्यादा अप टू ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक, 130 मीटर्स तक, 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहाँ पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था, और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम इसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज की गई है कि फाउंडेशन और वायरडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायरडक्ट नहीं हिलेगा, दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। इसमें ये जो ट्रैक का और वायरडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ, मतलब जब कोई भी दुनिया में
जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8 सर पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी, और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए सर 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है। 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो, 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 इयर्स कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये देखिए उधर क्या सीन है। तो बड़ा सर वायडक्ट पर पूरा ये बुलेट ट्रेन बनाई हुई है, क्या कोई आकलन ऐसा किया गया है इससे जो लैंड एक्विजिशन है बहुत फर्क पड़ा, वो उसमें कितना, और आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन जब 2015 में, बल्कि 2009 से लेके 2015 में जब की गई थी शुरू में, तब इसका एम्बैंकमेंट पे पूरा डिज़ाइन था। कारण ये जापान में एम्बैंकमेंट पे है। जापान में जो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है वो एम्बैंकमेंट पे बनी हुई है, एक बंड पे बनी हुई है, जैसे अपने टिपिकली रेलवे लाइंस होती हैं। और इसका कारण है कि वो 1960s में बनी थी, 1958 से लेके काम चालू हुआ था जापान की प्रोजेक्ट का। तो उस जमाने में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। एम्बैंकमेंट में ज़मीन बहुत चाहिए होती है, और दूसरा एक तरफ और दूसरी तरफ गांव, मान लो गांव के बीच में से जा रहा है तो गांव 2 हिस्से में बढ़ जाता है। इसीलिए तय किया गया था, 2016 में तय हुआ ये कि कंप्लीट प्रोजेक्ट को वायडक्ट पे बनाएंगे। उससे लैंड का रिक्वायरमेंट करीब करीब 70% बच गया, 70% कम लैंड हुई रिक्वायर। और दूसरी बात, जो सोशल डिसलोकेशन होता था वो नहीं हुआ। शहर के, गांव के दोनों तरफ आराम से वायडक्ट के नीचे से जा सकते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ एक मेंटेनेंस के लिए रोड बनी हुई है। तो ग्रामीणों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटोमेटिकली इस फैसले से हुआ है। क्वेश्चन सर, जो बॉम्बे में भी बहुत सारे स्टेशन बन रहे हैं, तो अगर क्योंकि 27 में लॉन्च हो जाएगी तो कितना रोजगार इनसे मिलेगा? क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो रोजगार में कितना, और लोग काम करने के दौरान कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? सर 90% एवरी ईयर करीब करीब 90,000 से 1 लाख का रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है। करीब करीब 90,000 लोगों को रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन के बाद में जब ऑपरेशन होगा इसका, तब भी इसमें रोजगार में, देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें देखना चाहिए इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने वाला। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फुल स्केल पे जब चलेगा, तब मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 58 मिनट में पहुंचेंगे। 1 घंटे 58, 2 घंटे से कम में। और बीच में जितने शहर हैं, मान लो सूरत है, बड़ौदा है, सूरत बड़ौदा से अहमदाबाद या मुंबई जाना 1 घंटे से या 1 घंटे से कम का समय हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो शहर आपस में जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए। मान लो सूरत से रवाना हुए, सुबह नाश्ता करके घर से काम कंप्लीट किया मुंबई में, और शाम को वापस घर आ गए परिवार में। तो एक तरीके से दोनों इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो गई। तो जब सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना था जापान में, तो टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये सब इकोनॉमीज इंटीग्रेट होकर उनका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। यानी फैक्ट्रीज अब कहीं पर भी लग सकती है, पूरे रास्ते में फैक्ट्रीज लग सकती है, पूरे रास्ते में आईटी के बड़े हब्स बन सकते हैं, पूरे रास्ते में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन सकते हैं, पूरे कंप्लीट अलोंग द स्ट्रेच बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और यहाँ तो अगर हम मुंबई से देखें तो मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, उसके बाद में वापी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, उसके बाद में सूरत,
बड़ौदा आनंद बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग का सेंटर है, फिर अहमदाबाद, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मैसिव पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन हमने एस्टिमेट की थी उस टाइम में इस पूरे की, अंदाज लगाओ एक बार, तो एक करोड़ ना मच मोर 4-5 करोड़ के आसपास। हाँ, करीब करीब 5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन इससे केटर होती है और करीब 100-150 किलोमीटर तक का एरिया उससे कवर हो जाता है। तो ये सब इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो जाती है और मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे के अंदर आना, अगर हम रोड से जाएं तो 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक लगते हैं, वही टाइम मात्र 2 घंटे में हो जाता है। तो बहुत बड़ा, और दूसरी बात सेविंग जो टाइम की हुई, साथ में कंफर्ट सेफ्टी बहुत चीज़ बढ़ जाती है। और जब ये फुल स्केल पे ऑपरेट होगा तब एवरी 20 मिनट्स और बाद में एवरी 15 मिनट्स पीक आवर्स में गाड़ी चलेगी यहाँ से, और 10 मिनट की भी प्लानिंग है, एवरी 10 मिनट्स भी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्रैफिक बाद में जनरेट होता है उस पर। तो एक तरीके से एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन? सर मेरा सवाल सर ये था कि शिंकानसेन की जो तकनीक है E5 को लेकर के हम बात कर रहे थे कि E5 जो है वो पहले चलाई जाएगी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि E10 जो है उसको भी लाया जाएगा, तो उसकी स्पीड में इसकी स्पीड में फर्क है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, 360 तक वो, तो जो ट्रैक है हमारा वो क्या इतनी स्पीड के लिए मुमकिन है? ये ट्रैक 350 की स्पीड के लिए डिजाइन है, और जब 350 की स्पीड के लिए डिजाइन होता है उसमें 20% एक्स्ट्रा मार्जिन भी रहता है, डिजाइन का मार्जिन हमेशा। तो ट्रैक इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हाईएस्ट स्पीड जापान की जो E5 और E10 दोनों ट्रेन्स हैं, उन दोनों के लिए ट्रैक अपनी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। सर आपने जैसे कहा कि ठाकरे की जो सरकार थी, ठाकरे साहब की, उस समय काफी डिले हुई प्रोजेक्ट, मना ही कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में फर्क आया? जैसे अगर टाइम बाउंड होता तो क्या होता, और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है? 2.5 साल का लॉस हुआ उसमें, 2 साल से ज्यादा का लॉस हुआ। नेचुरली उसका क्या कॉस्ट का इम्पैक्ट आता ही है। वहाँ बहुत सारी चीजें थी जो टीम पहुंच गई अंदर। आइए चेयरमैन साहब, आइए, टीम आ जाओ, हाई स्पीड की टीम आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ चेयरमैन साहब। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा सर, एक सेकंड सर, ये साइड से मोबाइल बहुत बड़ा माइलस्टोन है प्रोजेक्ट के लिए। अब ये कंप्लीट हो गया, यानी ठाणे से लेके अहमदाबाद तक सब क्लियर हो गया। अब केवल मुंबई से ठाणे का जो अंडर सी है वो बड़ा कंस्ट्रेंट रह गया, बस बाकी सारा क्लियर हो गया इससे। इसीलिए इतना आप सबको आज रिक्वेस्ट किया। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चंस हो? नहीं तो और इधर से कोई क्वेश्चन? हाँ सर, जिस तरह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमें कई चीजें नई टेक्नोलॉजी और हम उसको एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, कितना कार्बन फुटप्रिंट बचा लेंगे? और दूसरा, भारत का बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बुलेट ट्रेन से करीब करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग, 95% कंपेयर टू हाईवे, कंपेयर टू रोड 95% कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट की सेविंग होती है। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। और अगर आप देखेंगे कई देशों ने केवल और केवल एनवायरमेंटल कारण से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स लिए। साउथ कोरिया ने, इकोनॉमी तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट उतना ही बड़ा है, क्योंकि आप सिटी सेंटर के अंदर पहुंच रहे हो, शहर के बिल्कुल अंदर पहुंच रहे हो, बिना लोगों को डिस्टर्ब किए, बिना ट्रैफिक को एक्स्ट्रा बढ़ाए।
और इसी में सर ये जोड़ना चाहूँगा, नॉइज बैरियर जो लगाया जा रहा है साउंड पॉल्यूशन को लेकर, क्या कुछ ट्रैक पे ही लगाया जाएगा, 4 लाख या कंप्लीट पूरे पे लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ पास में हैबिटेशन है, उन सब जगह पे लगाया जा रहा है। पूरे पूरे पे लगा पूरे पे लगा, Throughout. थ्रू एंड थ्रू 508 मीटर पे लगा, 508 किलोमीटर पे लगा। भारत का सर रोलिंग स्टॉक आने वाला है बुलेट ट्रेन का? बिल्कुल। आपको मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगा। ये जापान जाने वाले हैं। सर बुलेट ट्रेन का जब अब एक तरीके से पूरे देश भर में यूफोरिया है, सबको लग रहा है जल्दी कंप्लीट होगा, तारीखें भी अब आने तो अगले साल हो जाएगा। तो इसमें एक सवाल और खड़ा हो रहा है, बहुत सी जगहों पर लोगों को लग रहा है बुलेट ट्रेन उनके इलाके में क्यों नहीं, तो अगली बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है उसके बारे में अगर आप बता सकें। आएगा, कौन से? वो भी बताएंगे, वो भी आएगा। सर एक चीज और है सर, हमने तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में रखा था 3 नए कॉरिडोर्स लिए जाएंगे, जो कि एक ईस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। ये वेस्ट में है, तो ये वेस्ट में ऑलरेडी है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, 3 ऐसे हमने पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा। सर जैसा आपने बताया है कि ट्रैक का डिजाइन 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, आपके सामने भी कई बार ये सवाल उठे, सिर्फ लैंड एक्विजिशन का ही मामला नहीं था, सवाल ये भी उठे कि इंडिया का जो लैंड है वो इस तरह का नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन चलाए। वो तो टीएमसी वालों ने बोला था। उस बात को अगर आप लेके चले तो कैसे चलेगा, तो ममता दीदी के लोगों ने बोला। उनको जवाब मिल गया सर। तो ऐसा ही फ्रिवलस था, बहुत ही फ्रिवलस क्वेश्चन। एक सर, जब ये शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कहा गया था कि जितने पेड़ रास्ते में आ रहे हैं उनको शिफ्ट करके अलग अलग लगाए जाएंगे, तो और नए लगाए। अगर इस प्रोजेक्ट का अगर हम कार्बन फुटप्रिंट बचाने का और इक्वल ट्रीज अगर हम प्लांट करते तो उतना CO2 बचता, करोड़ों में प्लांटेशन के बराबर का है ये प्रोजेक्ट। करोड़ों पेड़ लगाने के बराबर है ये एक अकेला प्रोजेक्ट। इतना कार्बन डाइऑक्साइड बचता है इस प्रोजेक्ट से कि अगर करोड़ों पेड़ लगाते तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते, वो सीक्वेस्टर करते, उसके बराबर ये अकेला प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। मेरा सर ये सवाल था कि इसमें कितने नए पेड़ लगाए गए, कितने को शिफ्ट किया गया, क्योंकि उस टाइम शुरुआत आप इसको प्रोजेक्ट की ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखो, वैसा देखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से कितना CO2 बचता है एनवायरमेंट। वो CO2 अगर बचाने के लिए, उतना CO2 बचाने के लिए अगर हमें पेड़ लगाने पड़ते तो इतने पेड़ लगाने पड़ते करोड़ों, तब जाके उसके इक्विवेलेंट ये प्रोजेक्ट, ऐसा देखना चाहिए। अपना जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नए काम करने का तरीका आता है, वैसे वैसे देखने का तरीका भी हमें अपने पैमाने बदलने चाहिए। Sir, which will be the first train to run from Surat to Bilmora? It is Shinkansen E10 or Indian made high speed? बताएंगे ना आप, बताइए। सर करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस वाली ये जो सर प्रोजेक्ट है, कई बार लोग फ्लाइट लेते हैं इतनी दूरी पे, क्या ये बुलेट ट्रेन, कई बार ये कहा जाता है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत अच्छा फेयर होगा। कल आपने वंदे स्लीपर में फेयर देखा ना, बहुत एकदम ये मिडिल क्लास की सवारी बनेगी। बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी बनेगी। बुलेट ट्रेन प्रैक्टिकली मिडिल क्लास के लिए सबसे उपयोगी एक साधन बनेगा। जापान में तो सर सेकंडों में देरी जो है भापी जाती है कि सेकंड्स की देरी हो गई, वो एटीट्यूड देखेगा बुलेट ट्रेन। इसमें बहुत नए तरीके से काम हो रहा है। आपने देखा होगा उसमें जो क्वालिटी का लेवल है और जिस तरह से काम की स्पीड और जिस तरह से काम हो रहा है, वो एक अल्टीमेट अलग लेवल है। क्या फॉग का असर होगा इसमें? कोई फॉग का असर नहीं होता इसमें। तो नहीं, और भी जगहों पे चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।